हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद। और हमें आपका स्वागत है बच्चों। आज जो क्लास है मेरी, आज जो मैं कक्षा करवाने वाली हूँ वो ट्वेल्थ का कक्षा का पॉलिटिकल शीट यूथ का दौर चैप्टर करवाने वाली हूँ। ठीक है, नोट्स बहुत ही क्लियर और बहुत ही बढ़िया आपको मिलेंगे, साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय परिचय में हम अध्याय में कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप खास क्या, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। चलो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद विश्व दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में बट गया। इन दोनों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध मतलब गोलाबारी, बंदूक चल रहे हैं, खून खराबा होता है ना, वो नहीं हुआ था। लेकिन राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा यानी वो नहीं होती, कंपटीशन चली। ठीक है, इसी स्थिति को शीत युद्ध, कोल्ड वॉर कहा जाता है। मतलब कोई वैसी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, बस ऐसी वॉर चल रहा था अपना आपको और अपना ऑरा दिखाने के चक्कर में। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध वह स्थिति में थी जिसमें दो महाशक्ति एक दूसरे के विरुद्ध थी, परंतु उनके बीच सीधा सैन्य युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, वैचारिक संघर्ष था। अब साम्यवाद और पूंजीवाद, इन विचारों पे लड़ाई हुई थी। ठीक है, हथियारों की होड़ हो गई थी। लड़ाई तो कुछ हुई नहीं, हथियारों की पूरी भरमार इन लोगों ने कर ली थी, दोनों गुट ने। दो गुट कौन? सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, हथियारों की होड़ हो गई, सैन्य गुटों का निर्माण, प्रचार युद्ध, परोक्ष युद्ध। ठीक है, कोई वैसा खून खराबा नहीं हुआ, बट उन सब चीजों में पैसा लग गया, हथियारों में लग गया, सैनिक को तैयार करने में लग गया। ठीक है, शीत युद्ध के जो कारण थे वो वैचारिक मतभेद थे। अमेरिका पूंजीवाद का जो विचार था उसको अपना रखा था, और सोवियत संघ साम्यवाद यानी समाजवाद को अपना रखा था। ठीक है, शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा, जो शक्ति है वो किसकी ज्यादा है उस पर कॉम्पिटिशन होने लग गया था। परमाणु हथियारों की होड़ हो गई थी, दौड़ नहीं है, होड़ है ये। परमाणु हथियारों की होड़ हो गई थी और विश्व में प्रभाव बढ़ने की होड़ हो गई थी। पूरे विश्व भर में किसका वर्चस्व रहेगा, कौन बड़ा रहेगा, उस चीज की होड़ हो गई थी। दो गुट थे, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। तो पश्चिमी गुट में क्या था, नेतृत्व किस कौन कर रहा था? अमेरिका, जो पूंजीवाद विचारधारा से काम कर रहा था, कराना चाह रहा था। पूर्वी गुट थे जो सोवियत संघ, जो समाजवादी विचारधारा को अपना रखे थे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सैन्य संगठन नाटो 1949। ठीक है, इसका जो नेतृत्व था वो नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ठीक है, सैन्य संगठन नाटो 1949। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। उद्देश्य क्या था? समाजवादी या साम्यवादी, बात एक ही है। ठीक है, विस्तार को रोकना था। ठीक है, इनका जो उद्देश्य था, वार्सा पैक्ट 1955 में ये बना था। इसका क्या था? इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, और नाटो के जवाब में बनाया गया था। नाटो क्या कर रहा था? समाजवाद के विस्तार को रोकने की कोशिश कर रहा था, और ये क्या था? इसके जवाब सोवियत संघ ने नाटो को जवाब जवाब में ये बनाया था कि वार्सा पैक्ट बनाया था। ठीक है, मैं अब आ जाती हूँ इस पे। शीत युद्ध के प्रमुख संकट, बर्लिन संकट और क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, अब ये हुआ था 1948 से लेकर 1949 तक। ठीक है, एक साल तक ये चला था। सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को नाकेबंदी की। ठीक है, जो पश्चिमी बर्लिन थी उसकी नाकेबंदी कर दी थी। अमेरिका ने हवाई मार्ग से सहायता पहुंचाई। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? 1962 में हुआ था ये। ठीक है, सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। अमेरिका ने इसका विरोध किया। दुनिया परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई थी। ये वाला जो ये संकट क्यूबा मिसाइल संकट था, और ये क्या था? बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी सोवियत संघ ने। तो हवाई जहाज हवाई मार्ग से सहायता पहुंचाई थी अमेरिका ने। गुट निरपेक्षता क्या है? स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। इनके जो नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ बोर्ज टीटो, गमाल अब्देल नासिर, सुकर्ण और क्वामे नक्रुमा।
ये नेता थे, ठीक है, इतना वैसे कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, ये पढ़ लेते हैं बट फिर भी। किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन, किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना, मतलब ना हमें समाजवादी में जाना है ना पूंजीवाद में जाना है, अमेरिका का भी साथ नहीं देना, सोवियत संघ का भी साथ नहीं देना, ऐसा था। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, ठीक है, विश्व शांति को बढ़ावा देना, और इसमें भारत भी शामिल था, ठीक है। भारत और शीत युद्ध, भारत ने गुट निरपेक्षता अपनाई, मैंने कहा था ना आपको, किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल नहीं हुआ था भारत, और विश्व शांति और सहयोग का समर्थन किया था भारत ने, ठीक है। अंत क्या हुआ, 1985 के बाद सोवियत संघ में सुधार शुरू हुए, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, शीत युद्ध के बाद मतलब ये समाप्ति हो गया था, क्या, सोवियत संघ, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या था। तो मैंने आपको पहले भी बताया, द्वितीय विश्व, दो दो देशों के बीच में था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा को शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद के दो प्रमुख गुट कौन से थे, ठीक है। तो पश्चिमी गुट जो अमेरिका समर्थन कर रहा था, और पूर्वी जो सोवियत संघ था, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, यह उन देशों का संगठन है जो किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाते हैं, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, 1962 में। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन के साथ, मतलब वो देश भी खत्म हो गया और मतलब वो विचारधारा भी खत्म हो गई और युद्ध भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। शीत युद्ध क्या था, इसके प्रमुख कारण बताओ, इसके कारणों के वर्णन करो। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा की स्थिति थी। इनमें दोनों महाशक्ति के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन तनाव और संघर्ष लगातार बना रहा। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। शीत युद्ध के प्रमुख कारण, वैचारिक मतभेद, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद या समाजवाद, आप जो भी लिखो, उसका समर्थन करता था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा। दोनों विश्व, मतलब दोनों देश विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे कि भाई मेरा ऑरा बड़ा है, मेरा ऑरा बड़ा है, ठीक है। समझ रहे हो ना आजकल का ऑरा, ये शब्द इसमें उदाहरण से समझा रही हूँ, समझ जाना बस आप लोग। परमाणु हथियारों की होड़, दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार विकसित कर लिए, जिससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, ठीक है। सैन्य गुट का निर्माण, नाटो और वार्सा पैक्ट जैसे संगठन बने। विश्व नेतृत्व की महत्वाकांक्षा, दोनों महाशक्तियां विश्व राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, मतलब अपना शक्तियां दिखाना चाहती थी कि विश्व भर में मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं महाशक्तिशाली हूँ, जो भी है, मतलब चीजें समझ रहे हो। एक दूसरे को अपना मतलब शक्ति दिखाने के चक्कर में ये युद्ध हुआ था। निष्कर्ष ये है कि देखो, एक चीज और मैं बताऊंगी, इसको पहले कंप्लीट करती फिर बताती हूँ। शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को लगभग 45 वर्ष तक प्रभावित किया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा दी, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट। अब मैं चीज एक बात बता देती हूँ, देखो इसमें क्वेश्चन क्या था, शीत युद्ध क्या है और उसके प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए, ठीक है। पहले हमने बता दिया शीत युद्ध क्या है, ठीक है, और फिर बता दिए इसके प्रमुख कारण, ठीक है। आप इस लाइन में लिख सकते हो, शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित से हैं, ठीक है। ये आंसर देने का एक तरीका होता है, ठीक है। फिर आपने पॉइंट्स लिख लिए, फिर आप निष्कर्ष ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको ये लाइन ऐसे याद नहीं है तो इस तरह से फिर आप इसको लाइन बना सकते हो। इन इन सभी बातों से पता चलता है कि युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, क्यों हुआ था युद्ध। अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए नाटो का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उसको जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट, मतलब ये निष्कर्ष आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। आंसर को मद्देनजर देखते हुए आप कुछ भी लिख रहे हो वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। आंसर इस हिसाब से लिखना है, इस तरह से लिखना है।
सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। देखो इसमें लिखा है शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मतलब विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के दो गुटों में विभाजित हो गए थे, मतलब सोवियत संघ और अमेरिका दो गुट में विभाजित हो गए थे। वैचारिक संघर्ष था, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच बीच जो थी कंपटीशन था कि कौन शक्तिशाली है, कौन जीतेगा, लाइक वैसे, और किसका बड़ा है। हथियारों की होड़ हो गई थी, परमाणु तथा अन्य आधुनिक हथियारों का विकास भी हो गया था। सैन्य गठन, नाटो और वार्सा पैक्ट का गठन हो गया था। ठीक है, नाटो का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और उसी को जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट का गठन किया सोवियत संघ ने। ठीक है, प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई वो नहीं हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था, खून खराबा, बमबारी, गोलीबारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस अपने आप को दिखाने के लिए सैन्य तैनात कर दी, तोपे तैनात कर दी, और बंदूक बंदूक लेके सैनिक खड़े रहते, तो वो चीज हुई। मतलब दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा सीधा युद्ध नहीं हुआ था। परोक्ष युद्ध, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों में संघर्ष हुए। ठीक है, प्रचार युद्ध, दोनों पक्ष में अपने विचारों का प्रचार करते रहे, मतलब दोनों ही जो गुट थे वो अपने विचारों का प्रचार करते रहे कि पूंजीवाद सही है और समाजवाद सही है, साम्यवाद सही है, मतलब। ठीक है, तो इसका क्या निष्कर्ष था, शीत युद्ध ने विश्व को दो विरोधी गुट में बांट दिया था। ठीक है, इससे बहुत से देशों को भी मतलब परेशानियां हुई, और वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। चलो आंसर देख लेते हैं इसका। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई। इसका उद्देश्य नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के गुटीय संघर्ष से दूर रखना था। मतलब ना तो वो, जैसे मैं भारत हूँ, ठीक है, अब यहाँ सोवियत संघ की लड़ाई हो रही है, मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड की लड़ाई हो रही है, और यहाँ उससे मतलब स्कूल फ्रेंड की कॉलेज फ्रेंड से लड़ाई हो रही है। कॉलेज फ्रेंड हो गया मेरा, कौन क्या हो गया, सोवियत संघ। ठीक है, तो स्कूल वाला फ्रेंड से ना मैं हाथ मिला सकती हूँ और ना ही मैं कॉलेज वाले फ्रेंड का समर्थन कर सकती हूँ। ओ समर्थन, वाह, मतलब मैं दोनों के पक्ष में नहीं रह सकती, तो मैं वहां से चली जाऊंगी। तो मेरा जाना ही गुट निरपेक्षता आंदोलन हो गया। ठीक है, मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, ना मैंने किसी का पक्ष लिया, समझ रहे हो। तो ये चीज थी गुट निरपेक्षता आंदोलन। प्रमुख संस्थापक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्देल नासिर, सुकर्ण, क्वामे नक्रुमा। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना और विश्व में शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, देशवाद का विरोध करना, आर्थिक विकास और सहयोग का प्रोत्साहन करना। ठीक है, और किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना, इसके उद्देश्य थे गुट निरपेक्षता के। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता आंदोलन ने विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र पहचान दी कि हाँ भाई, हम इसमें भी नहीं रहेंगे, हम उसमें भी नहीं रहेंगे, हम अपने सहयोग और शांति और विकास को अपनाएंगे। ठीक है, हम किसी की लड़ाई झगड़े में क्यों बाधा बने, क्यों सर्दी दर्दी पाले, लाइक वैसे वाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित कर दी थी। ठीक है, अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना और क्यूबा की समुद्री नाकाबंदी कर दी। ठीक है, अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री पर नाकाबंदी कर दी। घटनाक्रम, सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात करी। ठीक है, अमेरिका ने कड़ा विरोध किया, विश्व परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गया था। मतलब लग गया था कि हाँ भाई हो जाएगी तबाही, एकदम सीन बन जाएगा, हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो बट युद्ध नहीं हुआ सारा, मतलब कोई सीन विन क्रिएट नहीं हुआ, बस पैसे खर्च हुए दोनों गुटों के। ठीक है, अतः सोवियत संघ ने मिसाइलें हटा ली थी। अब विरोध करने पे फिर मिसाइलें हटा भी ली। महत्व क्या था,
परमाणु युद्ध का खतरा टल गया था। ठीक है, दोनों महाशक्तियों ने संवाद का महत्व समझा, विश्व शांति बनाए रखने के प्रयास बढ़ गए थे। ठीक है, अब लड़ाई नहीं होगी तो शांति का प्रस्ताव होगा पूरा अच्छे से। युवा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे गंभीर संकट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए रखना था। ठीक है, गुट निरपेक्षता के लाभ क्या थे कि स्वतंत्रता मतलब भारत की स्वतंत्र पहचान बनी रही, दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता मिली, दोनों गुटों से, मतलब देख रहे हो, शामिल वो किसी से भी नहीं, किसी में भी नहीं हुआ, बट दोनों से सहायता मिली, ये होता है राजनीति। ठीक है, विश्व शांति में योगदान और विकासशील देशों का नेतृत्व करने का अवसर भी मिल गया था। ठीक है, आलोचनात्मक आलोचनात्मक मतलब कमियां सीमाएं क्या थी। तो कुछ लोगों ने इस सोवियत संघ के प्रति झुकाव माना, कई बार नीति को व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा भारत को। निष्कर्ष क्या था कि गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार रही और इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मतलब भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई, और बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, मतलब जितना भी बढ़ा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आता है, शीत युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उत्तर है शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनावपूर्ण संबंधों का परिणाम था। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, वैचारिक संघर्ष था, एक दूसरे में मतलब इस विचार को लेकर हो रहे थे। अमेरिका पूंजीवाद व्यवस्था का समर्थक था और जबकि सोवियत संघ साम्यवाद विचारधारा का समर्थन करता था। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को विश्व में फैलाना चाहते थे। शक्ति का प्रभुत्व की होड़ थी, मतलब अपने आप को अच्छा और शक्तिशाली दिखाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्ति विश्व राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। परमाणु हथियार की होड़ हो गई थी, मतलब अमेरिका द्वारा परमाणु बम बनाने के बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियार विकसित किए, जिससे तनाव बढ़ गया था। दोनों अगर एक दूसरे पे गिरा दें तो देश का क्या ही होता, विश्व का क्या होता। अविश्वास अविश्वास की भावना होती है। अब देखो ऐसी चीजें जब होती है ना तो वो अफवाहें भी उड़ती है। ठीक है, तो ये चीज होती है, दोनों देशों को एक दूसरे की नीति और इरादों पर विश्वास भी नहीं था। ठीक है, कि ये कुछ भी कर सकता है, सामने वाला कुछ भी कर सकता है, तो तैयार रहो, लाइक वैसे। ठीक है, सैन्य गुट का निर्माण हुआ, अमेरिका ने नाटो तथा सोवियत संघ ने वार्ता पैक्ट की स्थापना की, जिससे विश्व दो गुट में विभाजित हो गया था। ठीक है, सो निष्कर्ष था, वैचारिक मतभेद, शक्ति संघर्ष और हथियारों की प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध के मुख्य कारण थे। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं थी वो चीज बतानी है। तो शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। ठीक है, विश्व का दो गुट में विभाजन विशेषताएं थी, यार कमियां भी तो थी। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वैचारिक संघर्ष था। ठीक है, परमाणु हथियारों की होड़ हो गई थी, नाटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य गठनों का निर्माण हुआ था, प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव था, मतलब सीधा सीधा मतलब खून खराबा वाला युद्ध नहीं हो रहा था, जैसे गोलियां मार रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, मिसाइलें तान रहे हैं, मतलब कुछ भी, तो वो चीज युद्ध नहीं हुई थी। बस शीत युद्ध मतलब कोई भी अपनी बस शक्ति दिखाने में बस एक दूसरे को उंगली कर रहे थे, सीधी और साफ भाषा में बोलूं, एक दूसरे को उंगली कर रहे थे, लड़ाई कुछ नहीं किया था दोनों में, समझ रहे हो। तो परोक्ष युद्ध मतलब प्रॉक्सी वार का होना, प्रचार और कूटनीति प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन हुआ था प्रचार करने का और कूटनीति किसकी अच्छी है, कौन शक्तिशाली है, किसका और बड़ा है, लाइक वैसे। ठीक है, भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया था। अब जब आपको पता है कि सामने वाला कुछ भी कर सकता है, दैट मीन्स आप चैन की नींद तो सो नहीं सकते, आपको नींद तक नहीं आएगी, लाइक वैसा भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया था। ठीक है, निष्कर्ष था कि शीत युद्ध ने लगभग 45 वर्ष तक विश्व राजनीति को प्रभावित किया। अब एक और बात मैं समझाना चाहूंगी, देखो ये सिर्फ पॉइंट है, ओके,
ये सिर्फ मैंने आपको पॉइंट दिए हैं, आप इसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। क्या बढ़ा चढ़ाकर क्या लिखोगे? इसी से ही अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें क्या है, नाटो और वार्सा पैक्ट। अब आपको पता है नाटो अमेरिका ने बनाया था, वार्सा पैक्ट उसको जवाब देने के लिए, नाटो को जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट किसने बनाया? सोवियत संघ ने बनाया, ठीक है। और दोनों की विचारधारा क्या थी, कैसी थी? परमाणु हथियारों की होड़ हो गई थी, पैसों ही खर्च हुए थे, पर लड़ाई, प्रत्यक्ष लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, ठीक है। दो गुट में विभाजित हो गए थे, पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको पॉइंट में दे दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता आंदोलन की उत्पत्ति एवं उद्देश्य की चर्चा कीजिए। ठीक है, पेपर में तो चर्चा नहीं कर सकते, लिख सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते। ओके, तो आंसर देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान अनेक नव स्वतंत्र देश किसी भी शक्ति गुट में शामिल होने नहीं होना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1961 में गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक ये थे, आप देख लो, मैं तो दो तीन बार बोल के थक गई हूँ। आप आप देख लो, ठीक है। इसमें भारत भी शामिल था, मैं आपको ये बस याद दिला सकती हूँ। ओके, उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना था, विश्व में शांति को बढ़ावा देना था, उपनिवेशवाद और साम्यवाद मतलब साम्राज्यवाद का विरोध था, ठीक है। आर्थिक विकास का प्रोत्साहन था और किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना था। ये भी पॉइंट में है, इसे भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ आंसर कैसे लिखना है, बाकी लिखना आपको है, ठीक है। इसका निष्कर्ष है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों को स्वतंत्र पहचान प्रदान की, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन कीजिए। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें स्थापित कर दी थी। अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना, मतलब समझ रहे हो ना। तो घटना क्या थी? सोवियत संघ ने क्यूबा पे मिसाइल तैनात करी, अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री नाकेबंदी कर दी, दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई थी, ठीक है। विश्व परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गया था, सोवियत संघ ने फिर मिसाइलें हटा ली, ठीक है। कोई वैसे लड़ाई नहीं हुई, बस आए सामने, लाइक चेस खेलते हैं ना, हम आगे आ जाते हैं तो फिर वो पीछे वाला, सामने वाला पीछे कर लेता अपनी जीत की, लाइक वैसे। तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। महत्व क्या था? परमाणु युद्ध टल गया था, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज हो गई थी, ठीक है। वो पीछे हट गया तो लड़ाई नहीं हुई। तो दोनों देशों में बातचीत का महत्व समझा और शीत युद्ध के खतरे का एहसास हुआ। निष्कर्ष, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे बड़ा गंभीर संकट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की गुट निरपेक्षता नीति का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। उत्तर है, भारत ने स्वतंत्रता के बाद गुट निरपेक्षता नीति अपनाई, ठीक है। स्वतंत्र अभी हुआ था, उसी के बाद गुट निरपेक्षता में नीति अपनाई। इसका उद्देश्य किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना था, ठीक है। जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत, वैसे ही फिर विश्व में, ठीक है। फिर इसकी क्या कमियां थी, क्या ये था आलोचना, वो देख रहे थे। कुछ लोगों ने इस सोवियत संघ के प्रति झुकाव बताया, कई बार अंतरराष्ट्रीय संकटों में स्पष्ट रुख अपनाने में कठिनाइयां हुई। निष्कर्ष था कि गुप्त निरपेक्ष भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। चीजें समझो, देखो भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ वैसे ही गुट निरपेक्षता में नीति में शामिल हुआ, ठीक है। अब चीजें समझो, भारत ऐसे कैसे किसी का साथ दे सकता था जब वो अभी किसी चीज से निकला है, ठीक है। अब ऐसी चीजें हो रही है तो वो किस चीज को समर्थन कर सकता है? वो अभी किसी चीज को समर्थन नहीं कर सकता, ठीक है। अब फिर वही चीज भारत ने किया, वो किसी को समर्थन नहीं किया, फिर बाद में इन दोनों से मदद भी हासिल हुई, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के वैश्विक प्रभावों का वर्णन। शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला, ठीक है। प्रभाव क्या था? विश्व दो गुट में बट गया, हथियारों की होड़ बढ़ गई, परमाणु युद्ध का खतरा बना रहा, अनेक देशों में परोक्ष युद्ध हुए, कूटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी, विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति हुई। निष्कर्ष ये निकला कि शीत युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सुरक्षा और विकास को गहराई से प्रभावित कर दिया। समझ रहे हो? बहुत आसानी शब्द में मैंने लिखा है, और
हाँ लिखवाया है, जो मेरी टीम है। तो आपको मैंने ये पॉइंट्स में दिए हैं, आप प्लीज इस चीज को समझो और क्या करना है, इसको आपको विस्तार में लिखना है, ठीक है। नाटो और वार्ता पैक्ट की तुलना कीजिए। आधार स्थापना 1949 1955। नेतृत्व कौन कर रहा था? नाटो का अमेरिका, और वार्ता पैक्ट का सोवियत संघ। उद्देश्य क्या था? समाजवाद को रोकना, मतलब साम्यवाद को रोकना। और इसका क्या था? नाटो का मुकाबला करना, मतलब नाटो को जवाब देना। विचारधारा क्या थी? अमेरिका की पूंजीवाद, यानी नाटो की पूंजीवाद, और वार्ता पैक्ट की समाजवाद। सदस्य देश कौन थे? पश्चिमी यूरोप एवं अमेरिका। एंड वार्सा पैक्ट के थे यूरोप और साम्यवाद देश। वर्तमान स्थिति आज भी सक्रिय है, 1991 में ये समाप्त हो गई है। नाटो और वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान बने दो प्रमुख सैन्य गठबंधन थे, जिन्होंने विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। ओह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के अंत के कारण बताओ। 1980 के दशक में के अंत तक शीत युद्ध कमजोर पड़ने लग गया था। 1991 में इसका अंत हो गया। प्रमुख कारण क्या था? सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी। देखा, मैंने चीज बताई थी ना, ये हथियारों की होड़ की वजह से सैन्य खर्चा किया था, और इस वजह से पैसे बहुत ज्यादा खर्च हुए थे, पर युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, चीजें समझो। तो यही चीज हुई थी, हथियारों की होड़ और सैन्य के खर्चे के कारण सोवियत संघ अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार नीति थी, वाओ, दिस पर्सन, ये मेरे को हमेशा याद रहेगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लानोस्त्र, खुलेपन, ठीक है, और पेरेस्ट्राइका, वाओ मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, पुनर्गठन, मतलब खुलेपन और पुनर्गठन जैसी नीति यहाँ लागू की। ठीक है। हथियारों की होड़ का बोझ, परमाणु और सैन्य प्रतिस्पर्धा ने सोवियत संघ पर भारी आर्थिक दबाव डाला। यूरोपीय और साम्यवाद का पतन कैसे हुआ? पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवाद सरकारें गिरने लग गई थी। युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही गिरने लग गई थी। बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 को क्या कहते हैं हिंदी में? कमेंट करो। चलो, तुम्हारे लिए कमेंट के लिए एक होमवर्क भी मिल गया। चलो, बर्लिन दीवार का पतन शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। एक दीवार थी वो जो गिरा था, वो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। तो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे शीत युद्ध समाप्त हो गया। निष्कर्ष ये निकला कि सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी, गोर्बाचेव की सुधार और साम्यवाद का पतन, और सोवियत संघ के विघटन की शीत युद्ध के अंत के निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और स्टडी विथ और आपसे विदा लेता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड स्टे फोकस्ड विथ और बाय।